हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। सो डियर व्यूअर्स, हम लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट नेम है सावित्री बाई फुले। सो शी ऑल्सो वॉज एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट एंड पोएट, एंड शी वॉज द इंडियाज फर्स्ट फीमेल टीचर। शी एम्फेसाइज्ड वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। इन्होंने वुमेन एजुकेशन और एम्पावरमेंट को ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, इस पर जोर दिया है। इन्होंने फर्स्ट स्कूल ऑफ गर्ल्स खोला था, जो कि पुणे में है, भिडेवाड़ा में। शी पुट ग्रेट एफर्ट्स इन एजुकेटिंग एंड एमेंसिपेटिंग चाइल्ड विडोज, कैंपेन्ड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड सती प्रथा, एंड एडवोकेटेड द विडो रीमैरिज। इनका खास करके वुमेन एजुकेशन को लेकर, वुमेन के एम्पावरमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है। तो इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट किया है बच्चों को पढ़ाने में, खास करके फीमेल चिल्ड्रन को पढ़ाने में। विडोज के लिए इन्होंने काम किया है और चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा के अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन किया है और एडवोकेट किया है, मतलब इसको सपोर्ट किया है, विडो रीमैरिज को। शी वॉज अ लीडिंग फिगर ऑफ महाराष्ट्र सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। ये उस वक्त के महाराष्ट्र सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की काफ़ी एक लीडर रह चुकी हैं, एंड वॉज कंसिडर्ड एन आइकन ऑफ दलित मांग कास्ट। इसकी भी एक आइकन रह चुकी हैं, जो कि एक कास्ट है, जो कि काफ़ी दलित कास्ट माना जाता है, एक लोअर कास्ट माना जाता है, जो कि एससी में बिलोंग करता है, अलॉन्ग विद B.R. अम्बेडकर एंड अन्ना भाऊ साठे। इन दोनों के साथ इन्होंने काम किया। She campaigned against untouchability and worked actively in abolishing caste and gender-based discrimination. इन्होंने अनटचेबिलिटी यानी कि जो छुआछूत की जो चीज़ें थी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंडिया में थी, उसके अगेंस्ट इन्होंने काम किया, और कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट भी इन्होंने काम किया। She with her husband started schools for Mang and Mahar caste, who were regarded as untouchables. उस वक्त दो कास्ट हुआ करते थे, मांग एंड महार, जो जिन्हें काफ़ी अनटचेबल माना जाता था, उन्हें टच नहीं किया जाता था। सो इन लोगों के फेवर में इन्होंने और इनके हस्बैंड ने काम किया, उनके लिए स्कूल्स भी स्टार्ट किया। ऑल्सो स्टार्टेड महिला सेवा मंडल। इन्होंने महिला सेवा मंडल की भी स्थापना की, जिसमें वुमेन को सपोर्ट किया जाता था for creating awareness among women regarding their rights, dignity and other social issues. इस संस्थान के थ्रू ये women को उनके राइट्स, डिग्निटी और सोशल इशूज़ के लिए उनको जागृत किया करती थी। सेट अप अ केयर सेंटर कॉल्ड बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। इन्होंने केयर सेंटर भी खोला, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, जिसमें किसी भी तरह की वुमेन जो कि डिप्राइव हो चुकी हैं, किसी भी तरह का वो सफरिंग झेल रही हैं, वो इसमें रह सकती थी। फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन एंड रेप विक्टिम्स एंड क्रैक डाउन टू प्रिवेंट एन इलीगल एक्टिविटी ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड। वैसे सारी वुमेन जो कहीं ना कहीं समाज में परित्यक्त हो चुकी होती हैं, जैसे कि कुछ केसेस में प्रेग्नेंट वुमेन और रेप विक्टिम्स, इन लोगों को समाज में अच्छा दर्जा नहीं दिया जाता। वैसे प्रेग्नेंट वुमेन जो लड़कियों को जन्म देने वाली हों, तो उन लोगों के लिए इन्होंने एक केयर सेंटर स्थापित किया था, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, जो कि 1863 में स्टार्ट हुआ था। इन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड भी दिया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। शी वॉज सक्सेसफुल इन ऑर्गेनाइजिंग अ बार्बर्स स्ट्राइक इन मुंबई एंड पुणे टू अपोज द प्रिवेलिंग कस्टम टू शेविंग हेड्स ऑफ विडोज। इन्होंने एक बार्बर्स स्ट्राइक भी ऑर्गेनाइज किया था। उसका जो उस वक्त एक कस्टम हुआ करता था, जो लेडीज विडो हो जाती थी, उनके हेड्स को सेव किया जाता था, इसके अगेंस्ट ये स्ट्राइक था। She opened a night school in 1855 for agriculturists and laborers. नाइट स्कूल्स की भी स्थापना की गई थी एग्रीकल्चरिस्ट एंड लेबरर्स के लिए। स्टाइपेंड्स टू चिल्ड्रन फॉर अटेंडिंग स्कूल।
जो बच्चे स्कूल जाते थे उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाता था। शी वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर द यंग गर्ल्स एंड इनकरेज देम इन एक्टिविटीज़ लाइक राइटिंग और पेंटिंग। बच्चों को, लड़कियों को खास करके ये इनकरेज करती थी कुछ कलात्मक एक्टिविटीज़ में, जैसे राइटिंग और पेंटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और छोटा सा पोर्शन आपका जो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे जिट्टू कृष्णमूर्ति, उसका छोटा सा एक पोर्शन रह गया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जिट्टू कृष्णमूर्ति का जो स्कूल था, वो स्कूल एडवोकेट करता था स्कूल इन्वायरमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम फियर। स्कूल का इन्वायरमेंट जो है फियर से काफ़ी फ्री होना चाहिए। स्टूडेंट टीचर का रेशो स्मॉल होना चाहिए। ये जिट्टू कृष्णमूर्ति का बता रही हूँ, ध्यान रखेंगे आप लोग। स्कूल इन्वायरमेंट जो है फ्री फ्रॉम कंपटीशन, कंपैरिजन, कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। किसी भी तरह की पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं किया जाता था और चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन दिया जाता था। शायद रह गया था मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने उसको रिपीट किया है। ठीक है, तो ये सावित्री बाई फुले का कंटेंट था जो कि ओवर हो चुका। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पॉल फ्रेरी। पॉल फ्रेरी जो थे, ही वॉज अ फेमस फिलोसफर ऑफ 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी के एक फिलोसफर रह चुके हैं एंड एजुकेशनिस्ट ऑफ ब्राज़ील। ये ब्राज़ील से बिलोंग करते थे। पॉलो फ्रेरी वर्कड एज एन एडल्ट सुपरवाइजर। इन्होंने एडल्ट सुपरवाइजर की भूमिका निभाई इन लिटरेसी प्रोजेक्ट एंड हैड एन एडल्ट लिटरेसी मिशन। एक लिटरेसी मिशन भी इन्होंने किया था। Pedagogy of the Oppressed and Cultural Action for Freedom are the most famous educational text। ये दो चीज़ें थी जो इन्होंने किया है, दो इनके लिटरेरी वर्क्स रह चुके हैं। He made a considerable impact on the development of educational practices in formal education and in adult educational program। इन्होंने considerable impact पुट किया है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। एजुकेशन पे काफ़ी जोर दिया है इन्होंने सॉरी इनफॉर्मल एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन पे काफ़ी जोर दिया है इन्होंने। ही वर्कड wholeheartedly to help people both through his philosophy and his practice of critical pedagogy। इन्होंने काफ़ी दिल से काम किया है वैसे लोगों के को मदद करने के लिए, ताकि उनकी फ़िलासफ़ी और उनकी जो क्रिटिकल पेडागोजी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने काफ़ी होल हार्टेडली काम किया है लोगों को इनकरेज करने के लिए और थ्रू हिज फ़िलासफ़ी, अपनी फ़िलासफ़ी और क्रिटिकल पेडागोजी के प्रैक्टिस के थ्रू इन्होंने लोगों को काफ़ी मदद किया है। एम ऑफ एजुकेशन में है इनके थ्रू टू ब्रेक द कल्चर ऑफ साइलेंस अमंग the oppressed and conscientize them in order to make them fully human। इन्होंने कल्चर ऑफ साइलेंस को तोड़ने की बात की है। और कल्चर ऑफ साइलेंस ये किसके लिए है? पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। जैसे कि हमने ऊपर देखा है, इनकी बुक का नाम है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। तो क्या है कि उस वक्त ऐसे सामाजिक सिचुएशन हुआ करती थी कि लोग बोल नहीं पाते थे अपने अगेंस्ट, मतलब अपने ऊपर हो रहे जो कुछ भी अत्याचार होते थे उसके अगेंस्ट वो लोग बोल नहीं पाते थे। तो इनका कहना था कि आपको बोलना तो होगा, ठीक है, और वो अवेयर करने की कोशिश करते थे ताकि वो फुल्ली ह्यूमन बन सकें। गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी फ्रीडम टू स्पीक। इनका मानना था कि बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, थिंक एंड एक्ट इन एन ऑथेंटिक वे। एक सही तरीके से बोलने, सोचने और काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हिज एजुकेशनल थॉट वर बेस्ड ऑन डेवलपिंग अ डायलेक्टिकल परसेप्शन ऑफ रियलिटी। इनका मानना था कि हम किसी भी चीज़ को लॉजिकली डिस्कस करें, है ना। दो ह्यूमन हैं, एक पर्सन जो है काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है और दूसरा पर्सन जो है काफ़ी पीछे है, वो उसके स्लेव के रूप में काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति क्यों आनी चाहिए? और अगर ऐसी स्थिति है भी तो कम से कम एक जो है ये इनह्यूमैनिटी इस बीच नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर उसे दूर किया जाना चाहिए। इनका ऐसा मत था। एजुकेटर एंड द लर्नर आर द इक्वल पार्टिसिपेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
एजुकेटर और लर्नर दोनों की इक्वल पार्टिसिपेशन होती है। इनका ऐसा मानना था कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में कंटिन्यूअस डिस्कशन होना चाहिए। एजुकेशनल फिलॉसफी इनकी क्या कहती है? सो एजुकेशन शुड नॉट ओनली डिपॉजिट इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज ओनली। एजुकेशन सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन डिपॉजिट किया गया जिसका फ्यूचर में कहीं किसी जगह पे यूज़ हो, वैसा सिर्फ नहीं। ये एक लाइफ स्किल को लर्निंग जैसी चीज़ होनी चाहिए। इट शुड ओपन माइंड्स टू हायर स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस दैट हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म रियलिटी। एक कॉन्शियसनेस को बढ़ाने वाली चीज़ होनी चाहिए एजुकेशन। डायलॉग इज़ अ कोऑपरेटिव एक्टिविटी। अगर डायलॉग को कोऑपरेटिव एक्टिविटी माना गया है, अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को सुलझा सकते हैं। इट कैन बी सीन एज एनहांसिंग कम्युनिटी एंड द सोशल वेलफेयर। It helps us to leading for justice and human flourishing and effort to achieve self-actualization। है ना, जब हम लोग एक दूसरे से डायलॉग करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं किसी भी तरह का, अगर टीचर स्टूडेंट हैं या तो फिर दो लोग ही हैं समाज में किसी से भी बात करते हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, है ना। कम्युनिकेशन ज़रूर होनी चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी अवेयर अबाउट द एबिलिटी ऑफ देयर लर्निंग। चिल्ड्रन को अपनी लर्निंग की एबिलिटी के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसे लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट से सीखनी चाहिए। ही वॉज कंसर्न विद प्रैक्टिस इन्वॉल्व एनालिसिस, डिस्कशन एंड एक्शन टू चेंज द सिचुएशन। इन्होंने प्रैक्टिस को फॉलो करने की बात की है। प्रैक्टिस में आता है आपका 3 चीज़, एनालिसिस, डिस्कशन एंड एक्शन, है ना। कोई भी चीज़ है, कोई भी समस्या है, उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं या करना चाहिए, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, क्यों है ऐसा, क्या इसके पीछे वजह है, उसका जो कोई भी समस्या है क्यों एग्जिस्ट हुई, उसके बारे में जानते हैं। ये सारी चीज़ें एनालिसिस होती हैं। उसके बाद डिस्कशन करते हैं और एक्शन का सेंस है उसको दूर करने के लिए हम लोग जो काम करते हैं, दैट बिलोंग्स टू एक्शन। टू चेंज द सिचुएशन, इट क्रिएट्स अ न्यू सिचुएशन फॉर ट्रू लर्निंग। इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है ना। अभी सिस्टम में बोला किसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए ही ये चीज़ें होती हैं। प्रॉब्लम यानी कि लाइफ प्रॉब्लम की बात यहाँ पे की जा रही है, और वैसे इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, कुछ स्टेप्स इसमें बताए गए हैं जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, रिसोर्स द प्रॉब्लम, डेवलप अ कलेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन टू एड्रेस द प्रॉब्लम, implement the collective plan of action, evaluate the action, assess its efficacy and re-examine the state of the problem। तो पहला है आइडेंटिफाई करना, फिर उसको रिसर्च करना, एक प्लान को डेवलप करना, प्लान को इम्प्लीमेंट करना और फिर एवेलुएट करना, ठीक है। द टीचर्स डिवाइड द क्लासरूम इनटू स्मॉल ग्रुप। टीचर को क्लासरूम को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू दोज ग्रुप्स दैट आर क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद दोज एबल टू डिस्कवर न्यू आइडियाज। बच्चों को इनक्रेज करना चाहिए कि वो कुछ क्वेश्चंस भी करें और कुछ नए आइडियाज़ को वो लोग डिलीवर भी करें। फ्रेडी बिलीव डेमोक्रेटिक अप्रोच ऑफ लर्निंग। डेमोक्रेटिक अप्रोच को फॉलो करते थे। चाइल्ड लर्न्स बेटर थ्रू डायलेक्टिकल प्रोसेस। चिल्ड्रन जो हैं डायलेक्टिकल प्रोसेस मतलब डायलॉग के बेसिस पे वो लोग बेहतर समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि क्वेश्चंस पूछना, प्रॉब्लम पोजिंग, प्रॉब्लम सामने रखना, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ये सारी चीज़ें आती हैं। एजुकेशन इज़ द कल्चरल एक्शन फॉर फ्रीडम। एजुकेशन इज नोइंग प्रोसेस रादर देन द मेमोराइजिंग प्रोसेस। ये एक नोइंग प्रोसेस है, वो एक्टिंग प्रोसेस है, न कि मेमोराइजिंग प्रोसेस है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन में है गिवन बाय पॉलो फ्रेरी इन हिज 1970s बुक पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस्ट। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग दैट एम्फसाइजेस क्रिटिकल थिंकिंग फॉर पर्पस ऑफ लिबरेशन। इट बिलीव दैट नॉलेज इज फॉर्मुलेटेड through dialogue between the teacher and the student. Freire used this method as an alternative to the banking model of education. इस बुक को इंडिकेट किया, डिटेल किया गया है यहाँ पे।
दो स्लाइड्स और बची है जिसको मैं और ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकती, आप लोग खुद से देख सकते हैं। फ्रेडेज कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिकल पेडागोजी, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसको आप देख सकते हैं जो उनके बुक्स रह चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।